स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज के प्रोग्राम डियर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट से जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रीजेंसी हेल्थ केयर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, जो आपको आज आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी में। तो सर, पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्दी हार्ट किसे कहा जाता है? एक सेहतमंद दिल के लिए राज क्या है? देखिए, हार्ट एक पंप है जो पूरे हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है। एक हेल्दी हार्ट वो है जिसका कि हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, जिसमें हार्ट के वाल्व्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, जिसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल है। और ये बेसिकली हम पता कर सकते हैं आपके हार्ट बीट, आपके ब्लड प्रेशर को असेस करके, और आपकी एफर्ट टॉलरेंस, यानी कि आप दैनिक दिनचर्या की ज़िंदगी में किस हद तक अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिना सिम्टम्स के कर पाते हैं। तो मोटे तौर पर अगर ये सारी चीज़ें हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करने पर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो शायद आपका हार्ट हेल्दी हार्ट है। डॉक्टर, ये बताइए ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देख करके जाना जाए कि अच्छा ठीक है, अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो क्या है वो लक्षण? देखिए, हार्ट प्रॉब्लम्स कई प्रकार की हो सकती हैं। जो हार्ट की ब्लड सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के साथ छाती में दर्द, भारीपन होना, सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, तो फिर सूजन आना या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने पर सांस फूलने में परेशानी होना या थकान होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और तीसरा, यदि हार्ट की धड़कन या पेसमेकर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको पैल्पिटेशंस या आंखों के सामने अंधेरा या बेहोशी वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है, हम किस स्पेक्ट्रम की बीमारी से डील कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताइए कितने तरह के हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं जो आज की डेट में आपको अक्सर अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो शिकायत लेकर के आते होंगे, किस तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं हार्ट रिलेटेड? देखिए, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो यूजुअली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या जो हार्ट के ब्लड फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं। स्टेबल एंजाइना या एडवांस्ड फॉर्म में हार्ट अटैक्स। दूसरा, जो ब्लड प्रेशर है, कई बार उसकी वजह से हार्ट की मसल्स पर इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं और ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स होती हैं या पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हार्ट ब्लड के फ्लो को ठीक तरह से इस्टेब्लिश या मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये हार्ट फेलियर की कैटेगरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी प्रकार से यदि हार्ट की धड़कन अनियमित हो जाए तो ये एरिथमियाज कहलाता है। यदि हार्ट के पेसमेकर के फंक्शनिंग में कमी आ जाए तो कभी कभी हार्ट ब्लॉक्स हो जाते हैं। एंड फाइनली कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों में जन्म से होती हैं, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज या जन्मजात हृदय रोग विकार की श्रेणी में आता है। ठीक है डॉक्टर, आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ कि कभी कभी होता है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है उसमें माँ बाप को कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम्स रही हैं, तो जैसे कि बाकी बीमारी भी हेरिडिटरी होती हैं या जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं, तो क्या ऐसा भी एक रोल अदा कर सकता है कि अगर आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपको भी आ सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां हार्ट से जुड़ी हुई हैं जो कि फैमिलियल होती हैं, जिसमें कि पेरेंट्स में यदि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में आने का रिस्क रहता है। जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, तो अगर किसी को प्री मैच्योर CAD की हिस्ट्री है, यानी कि पुरुष में करीब 55 साल से कम की उम्र में और महिलाओं में 65 साल से कम की उम्र में यदि हार्ट ब्लॉकेजेस या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की बीमारी रही है तो नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस करीब 50% अधिक हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथीज, कुछ चैनलोपैथीज जिसमें कि धड़कन बिगड़ने की समस्या हो जाती है, एंड जो कुछ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं जैसे कि जन्मजात हृदय रोग विकार या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें कि हार्ट के अंदर होल्स होना, तो ये सब में कुछ परसेंटेज रिस्क बढ़ जाता है नेक्स्ट जनरेशन में यदि किसी पेरेंट को या दोनों पेरेंट्स को इस तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी कि चांसेस हैं कि अगर आपके पेरेंटल हिस्ट्री में इस तरह का कुछ रहा है मेडिकल हिस्ट्री में, तो ये आपको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में, जिसको लेकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर, हमें ये बताइए, आज की डेट में जब लोग कहीं मार्केट में जाते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं, प्रोडक्ट्स जिससे कि उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने के पीछे रीज़न क्या है? आखिर ये हार्ट को कैसे सेहतमंद रखता है और क्या एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए जिसको लेकर के हम कहें कि ये एक हेल्दी हार्ट की निशानी है?
देखिए कोलेस्ट्रॉल एक चीज़ी सब्सटेंस है जो कि बॉडी में सीमेंट का कार्य करता है। हमारे सेल्स के डेवलपमेंट में जो उनको बाइंड करने के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब कोई बैड थिंग नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है हमारी बॉडी का। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार का होता है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। तो खास तौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स रहते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं या ब्लड की जो सप्लाई करने वाली धमनियाँ हैं उनके अंदर परत बाय परत प्लाक्स के फॉर्म में डिपॉजिट होते रहते हैं और ये आगे चल के कारण बनते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का, या जो हार्ट अटैक्स या हार्ट ब्लॉकेजेस की समस्या है वो इनसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड रहती है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए एक हेल्दी हार्ट के लिए। तो इसमें मैं एक फिगर बताता हूँ, 50, 100 एंड 200। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसकी वैल्यू करीब 100 से कम रहनी चाहिए और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसकी वैल्यू करीब 200 से नीचे रहनी चाहिए। यदि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 150 से ऊपर है या बैड जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो यदि 250 से ऊपर है तो मोस्टली ऐसे में हम लोग मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिनीत जी, आगे अगला सवाल आपसे पूछती हूँ कि जब हार्ट की बात होती है तो हम कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, हार्ट फेलियर की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं। क्या फ़र्क है इन सब में? एक अगर लेमैन लैंग्वेज की तरह मैं पूछूं तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि इंसान को इन तीनों में से क्या हुआ है, क्या फ़र्क है? देखिए ये तीनों ही अलग अलग डिजीज़ेज़ हैं, अलग अलग बीमारियां हैं। जो पहली बीमारी आपने कही हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब है कि जो हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म है वो कहीं डिफेक्टिव है। हार्ट देखिए मोटे तौर पर एक पंप है जिसका कि प्रमुख कार्य है पूरे शरीर को ब्लड पंप करना या ब्लड सप्लाई करना जी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कोरियर कंपनी है जिसके पास शिपमेंट्स आ रहे हैं लेकिन वो कोरियर कंपनी किसी वजह से उन शिपमेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रही। इसी प्रकार से यदि हार्ट अपने अंदर आने वाले ब्लड को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो ब्लड हार्ट के अंदर और बाकी ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की बीमारी हो जाती है और सांस फूलने लगती है, सूजन आ जाती है, लंग्स में पानी भर जाता है और मरीज को दिक्कतें परेशानियां होती रहती हैं। दूसरी जो बीमारी है वो है हार्ट अरेस्ट या कार्डिक अरेस्ट की। कार्डिक अरेस्ट का मतलब है कि जो हार्ट का फंक्शन है वो सडनली स्टॉप हो जाए। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर बिजली चली जाती है तो वो इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है। वैसे ही जब हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है या समझिए हार्ट के फंक्शंस कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, हार्ट के अंदर से जो इलेक्ट्रिकल करंट बनता है वो बनना बंद हो जाता है, हार्ट अपना पंपिंग फंक्शन एब्रप्टली बंद कर देता है और वो स्टैंड स्टिल हो जाता है यानी स्थिर हो जाता है, तो ये फिनोमेना कार्डिक अरेस्ट कहलाता है। ठीक है। ये एक बहुत ही इमीडिएट अटेंशन वाली मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि यदि सेकंड्स में हार्ट को दोबारा से इनिशिएट या रिस्टार्ट नहीं किया गया तो ये कई बार जानलेवा हो सकता है, मरीज की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तीसरी बीमारी जो है वो हार्ट अटैक की है जिसमें कि जो हार्ट की ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो वाली जो आर्टरीज हैं उनमें जब ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो उससे सप्लाई होने वाली मसल जब डैमेज होने लगती है तो ये हार्ट अटैक कहलाता है। डॉक्टर आज की डेट में जब न्यूज़ देखते हैं तो ऐसे कई सारे लोगों के ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं कि डांस करते करते दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, या कहीं बाहर गए थे ज़्यादा एक्साइटमेंट में ऐसा हुआ। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या इस तरह के अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो क्या ये दिल का दौरा पैदा कर सकता है? ऐसे रीजंस हैं? देखिए यंग हार्ट अटैक्स एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत तेज़ी से सामने आ रही है, एमर्जिंग प्रॉब्लम है और समहाउ ये एक नोन एंटिटी है जो कि पहले से ही होती थी, लेकिन आई थिंक रिसेंटली इसका जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कुछ हद तक तो बढ़े हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके पीछे मैं रीज़न मानता हूँ वो ये है कि हम अपने आप को जब भी किसी प्रकार के अनअकस्टम्ड स्ट्रेस के लिए सब्जेक्ट करते हैं, यानी कि कोई इस प्रकार का स्ट्रेस या तनाव, ये तनाव मानसिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और बायोकेमिकल भी हो सकता है यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जिसकी कि हमारे बॉडी को और हमारे हार्ट को हैबिट नहीं थी या उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जोश में आकर हमने बहुत अधिक डांस कर लिया, एरोबिक्स कर लिए, जिमिंग कर ली या मैराथन रन कर लिया, जो कि हम शायद हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, यूज टू नहीं थी, तो कई बार इस तरह के सडन स्ट्रेसर से जो हार्ट के जो ब्लड फ्लो की आर्टरीज हैं उनके अंदर कोई अल्सर ट्रिगर हो जाता है
अल्सर से क्या होता है कि जो वहाँ पे फैट और कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स थे वो रप्चर कर जाते हैं, और ये रप्चर इनवाइट करता है ब्लड की सेल्स को, आरबीसीज को, वहाँ पे क्लॉट्स बनने लगते हैं और विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वहाँ पे ब्लड फ्लो एब्रप्टली कट ऑफ हो जाता है, और ये अल्टीमेटली फिर सडन इवेंट्स या सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन हार्ट अटैक का रीज़न बनता है। ठीक है डॉक्टर, ये बताइए कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात करें तो कैसे पहचाना जा सकता है कि सामने जो मरीज़ है वो हार्ट अटैक का ही मरीज़ है, उसे हार्ट अटैक हुआ है, और ऐसे सिचुएशंस में फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट के ब्लड फ्लो में एब्रप्टली ब्लॉकेज आ जाना। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो सीने के बीचों बीच छाती में दर्द होना, भारीपन होना, जकड़न होना। ये सिम्टम्स कंधे पर, निचले जबड़े पर, पीठ पर या पेट के ऊपरी हिस्से में रेडिएट कर सकते हैं। तीसरा एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कोल्ड स्वेट्स, जिसे हम कहते हैं ठंडा पसीना, यानी कि एसी चल रहा है, ठंड का मौसम है, उसमें भी आपको पसीना आ रहा है। कभी कभी साथ में सांस फूल सकती है, थकान हो सकती है, आंखों के सामने अंधेरा, चक्कर या अनइजीनेस महसूस हो सकती है। एक और कॉमन सिम्टम मरीज बताते हैं कि पेट में या सीने के पिछले हिस्से में गैस फंसी हुई है, तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि कई बार लोग इसे गैस का दर्द समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, बट एक्चुअली में ये हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे में फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? देखिए, यदि हम किसी इस तरह के रोगी या व्यक्ति को देख रहे हैं जिनको कि हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें तुरंत उन व्यक्ति को लिटा देना चाहिए, उन्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि यदि घर में एस्प्रिन या डिस्प्रिन की टैबलेट है तो आप वो पानी में घोलकर डिज़ोल्व करके उनको पीने के लिए दे सकते हैं। यदि कोई हार्ट पेशेंट है और वो पहले से सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन की गोली यूज़ करते हैं तो वो दर्द निवारण के लिए दी जा सकती है, लेकिन कभी कभी इसको लेने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो प्लीज़ इसको देने के बाद मरीज को खड़ा ना करें या उनको चलाएं नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ वो ये है कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि हार्ट अटैक किसी भी वक्त भयानक रूप ले सकता है, कभी भी मरीज कोलैप्स कर सकता है या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी मिनट काउंट्स, प्लीज़ डू नॉट डिले। जितना जल्दी हो सके आप मरीज को नियर बाय कार्डियक फैसिलिटी में लेकर तुरंत पहुँचें। ठीक है डॉक्टर, सीपीआर किस तरह के केसेस में दिया जा सकता है? कहते हैं कि ये बड़ा यूज़फुल होता है अगर आप फर्स्ट एड के लिए आगे बढ़ते हैं किसी ऐसे इंसान को मदद करने के लिए जिसको हार्ट का एकदम से दौरा पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्या सीपीआर वाकई कारगर होता है अगर आपको सही तरीका पता है? देखिए, सीपीआर का रोल होता है कार्डियक अरेस्ट में। यदि हमारे सामने, आंखों के सामने कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो सबसे पहले हम आसपास सेफ्टी इंश्योर करें। हम देखें कि वो व्यक्ति यदि सड़क के बीचों बीच है तो हमें उसको खिसका कर किनारे करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को और उस व्यक्ति को थोड़ा सेफ कर सकें। नेक्स्ट, हमें व्यक्ति की पल्स और उनकी धड़कन अगर हम महसूस करें, टच करके, पैल्पेट करके या सुनकर, यदि व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मोस्ट लाइकली व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है, और ऐसे में हम अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करके पुशअप दे सकते हैं। व्यक्ति के जो हार्ट है, सीने के बीचों बीच के हिस्से में यदि हम वहाँ पे पुश करते हैं करीब 100 टाइम्स पर मिनट की स्पीड से, तो ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जब तक हार्ट का सर्कुलेशन स्टॉप है, हार्ट अपना वर्क नहीं कर पा रहा, हम प्रयास करते हैं कि जो शरीर है उसका सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो सके। इसके साथ ही यदि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हमें जितना जल्दी हो सके हेल्प के लिए भी कॉल करना चाहिए। जो भी नियर बाय एम्बुलेंस फैसिलिटी या डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल हैं, तो या कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हमें इमीडिएटली हेल्प के लिए भी कॉल करना चाहिए। और इन द मीन टाइम जब तक हेल्प हमारे पास नहीं आती, हमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको ये शिकायत होती है, मैंने थोड़ा सा काम कर लिया या मैंने थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, थोड़ा सा सोच लिया, तो उसके बाद उन्हें पैल्पिटेशन फील होता है, यानी कि उन्हें दिल की धड़कन सुनाई देती है। तो क्या ये घातक है? इसको लेकर के क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? ये नॉर्मल है कि नहीं है? देखिए, पैल्पिटेशंस यदि एक्टिविटीज़ के साथ होते हैं, एक्सरसाइज के साथ होते हैं और बहुत अधिक होते हैं, या पहले आपको ये सिम्टम्स नहीं होते थे, हाल ही में ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, तो ये किसी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या हार्ट के वॉल्स में आने वाली खराबी की तरफ संकेत दे सकते हैं। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी इत्यादि कराना चाहिए। यदि पैल्पिटेशंस या धड़कन आपको बैठे बैठे महसूस होते हैं, जो कि अचानक से शुरू होते हैं और फिर थोड़ी देर, कुछ मिनट्स रहने के बाद अचानक से ख़त्म हो जाते हैं,
तो ये किसी दिल की बिगड़ी हुई धड़कन या एरिथमिया की तरफ संकेत दे सकते हैं। इसे पता करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट जैसे कि ईसीजी या लॉन्ग टर्म की ईसीजी रिकॉर्डिंग, होल्टर इत्यादि करते हैं और मोस्टली उसमें जिस तरह की बीमारी डायग्नोस होती है उसके अकॉर्डिंग हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। डॉक्टर, मैंने इससे पहले आपसे सवाल किया था कि जब कोई पेरेंट की मेडिकल हिस्ट्री होती है कि वो एक कार्डियक पेशेंट रहा है, तो बच्चों में भी इस तरह के आसार देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। और अगर पेरेंट्स इसको लेकर के किसी तरह के कोई प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं कि उनके बच्चों में इस तरह के आगे जाकर के सिम्टम्स ना नज़र आए, तो बचपन से क्या लाइफस्टाइल बच्चों को देना चाहिए जिससे इस तरह की प्रॉब्लम से उनको दूर रखा जा सकता है? देखिए, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है इसका ऑनसेट या एथेरोस्क्लेरोसिस जो इसके पीछे की जननी बीमारी है, इसका ऑनसेट करीब 10 वर्ष की उम्र से हो जाता है। तो हमें अवेयर रखने की ज़रूरत है। हम जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग एज से ही बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को अवेयर करें कि वो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करें, हेल्दी डाइट का सेवन करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें। जो बैड हैबिट्स हैं, जंक फूड्स का सेवन, टोबैको का सेवन, अल्कोहल का सेवन, इनसे दूर रहें और समय समय पर अपनी स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। तो ये कुछ मोटे तरीके हैं जिनसे कि हम कम एज से ही बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम्स का ऑनसेट होने से एक्चुअली प्रिवेंट कर सकते हैं और सही समय पर उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। अगला सवाल सर आपसे पूछती हूँ कि जब बात स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ को लेकर के होती है, तो अक्सर इस तरह की डिजीज़ेज हैं जिनके सिम्टम्स सामने नज़र आने लगते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है तनाव का आपके दिल पे? सीधा असर क्या है? देखिए, जो हार्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से स्ट्रेस या मानसिक तनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी लैब टेस्ट से पता नहीं किया जा सकता और ये पेशेंट को ही पता रहता है कि उनके स्ट्रेस का लेवल क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हम लोग एज अ मेडिकल प्रोफेशनल इसे इग्नोर कर देते हैं। हम उतना टाइम नहीं दे पाते अपने पेशेंट्स को, उनसे उनके जो दिल की बात है वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं और कई बार वो हमारे साथ विजिट करने के बाद भी सेम स्ट्रेस लेवल के साथ वापस अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है पेशेंट्स को अपना कम्युनिकेट करने की, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने की, साथ में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी साथ में सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और फाइनली सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि स्ट्रेस से हार्ट अटैक्स ट्रिगर होते हैं, जो प्लाक्स हैं वो रप्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके कोलेस्ट्रॉल्स पे बैड इफेक्ट पड़ता है, आपके दिल की धड़कन जो बेसल हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ स्ट्रेस को जितना हो सके अवॉइड करिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो इसे कंट्रोल में रखिए ताकि ये आपके हृदय को बुरी तरह से प्रभावित ना कर सके। डॉक्टर, जब इस तरह की डिजीज़ को पहचानने की कोशिश की जाती है तो डॉक्टर कई तरह के टेस्ट बताते हैं। मान लीजिए सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं, आपको सामने से नज़र नहीं आ रहे हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि पीछे से आपकी बॉडी में इस तरह की डिजीज़ कोई डेवलप हो रही है जो आगे जाकर के हार्ट के लिए घातक हो सकती है? और अगर है तो कैसे टेस्ट, क्या कितने कितने समय पे कराने चाहिए और किस तरह के टेस्ट? देखिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें हार्ट प्रॉब्लम्स यदि हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इन चीज़ों को हम टाइमली पता कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि यही आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम्स या डिजीज़ का कारण बनती हैं। तो हमें समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली टेस्ट कराते रहना चाहिए, अपने शुगर्स मॉनिटर करते रहने चाहिए, अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर करते रहने चाहिए। यदि ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल में हैं तो हम मोस्टली साल में एक बार अपने पैरामीटर्स चेक कराते रहें और साथ में एक अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। हार्ट की बीमारियों को टेस्ट से कुछ हद तक पता किया जा सकता है। यदि हमें कोई सिम्टम्स हैं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करने पर सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, भारीपन होता है, तो डॉक्टर की सलाह से हमें हार्ट के टेस्ट कराने चाहिए। अपने आप से टेस्ट कराने से बेनिफिट्स उतने नहीं होते हैं और रेदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है और फाइनली वो टेस्ट एक अलमारी में बंद होकर रख जाते हैं। उसके बाद आगे फिर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो जो भी हम टेस्ट कराएं हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में कराएं और उन्हें अपने सिम्टम्स बताने में कोई झिझक ना रखें, हम उनसे खुलकर बात करें इसके बारे में। ठीक है डॉक्टर, इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी ऐसे पॉपुलेशन है जो इस समय डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त जिससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो डायबिटीज़ का सीधा असर हार्ट पे कैसे हो सकता है, ये बताइए।
इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल एंड हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और ये दोनों बीमारियां ही हाथ में हाथ मिलाकर चलती हैं, दोनों की घनिष्ठ मित्रता है। डायबिटीज़ के रोगी में जो हार्ट प्रॉब्लम्स होने का खतरा है वो करीब 1.5 से 2 गुना अधिक हो जाता है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ में जो ब्लॉकेजेस का एक्सटेंट होता है वो बहुत वाइड स्प्रेड होता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कई बार लोकलाइज्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में मल्टीपल जगह ब्लॉकेजेस होते हैं। मल्टी वेसल डिजीज़, ट्रिपल वेसल डिजीज़ कॉमनली देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट पेन के या हार्ट अटैक के, वो कई बार मास्क हो जाते हैं और साइलेंट हार्ट अटैक कॉमन फिनोमिना होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। चौथा, हार्ट फेल्योर का प्रपोर्शन भी डायबिटीज़ की पॉपुलेशन में नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में कहीं अधिक रहता है और बहुत स्पेसिफिक बीमारियां जैसे डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी या नॉर्मल हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के साथ भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होना, ये सब कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो डायबिटीज़ जब भी है तो हमें हार्ट के लिए ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें डॉक्टर से मिलकर जो भी हार्ट के रिलेटेड टेस्ट हैं वो कराते रहना चाहिए और समय समय पर अपनी हार्ट हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। साथ ही शुगर को भी अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है। जब हेल्दी हार्ट की बात होती है तो हेल्दी डाइट भी साथ में आती है, तो ये बताइए, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का हिसाब है, इसके लिए कौन सी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो, यानी संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। डाइट में कुछ चीज़ें जैसे कि होल ग्रेन्स, अनप्रोसेस्ड फूड्स, नट्स का सेवन हम कर सकते हैं, बेरीज का सेवन हम कर सकते हैं, हम फिश का सेवन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो हम अवॉइड करें, ट्रांस फैट्स हम अवॉइड करें, रेड मीट का सेवन ना करें, कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट में लें, उतना ही लें जितना कि हम कंज्यूम कर सकें उनसे मिलने वाली एनर्जी को, और फैट एंड सॉल्ट ये जितना किचन में कुकिंग में यूज़ किया जाता है उतना ही कंज्यूम करना है। कुकिंग के बाद ऊपर से आपको ना तो चिकनाई का प्रयोग करना है ना ही नमक का प्रयोग करना है। जी डॉक्टर, जब दिल की सेहत की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप वेट घटा लेंगे तो आपके ये हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जिसको लेकर के वो अक्सर जिम में देखे जाते हैं और बहुत विगरसली एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर अक्सर ऐसे केस सामने आते हैं जहाँ पे एक्सरसाइज करते करते ही कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें ये बताइए कि कितनी एक्सरसाइज करना सेहतमंद है और कितना नहीं? देखिए, एक्सरसाइज और वेट दोनों का ही हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ एक जे कर्व होता है, यानी कि मॉडरेशन में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्ट के लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर हम बहुत अधिक एक्सरसाइज करें, बहुत ओवर एंथुजियाज्म होकर एक्सरसाइज करें तो उसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव सामने आते ही हैं, जैसा कि आपने बताया। तो मॉडरेशन में जो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है, जैसे कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेज़ गति में वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, आप अगर डांस करते हैं आप डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये करीब जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं वो है 30 मिनट्स पर डे या ऑन एन एवरेज औसतन 150 मिनट्स पर वीक। अगर कोई व्यक्ति 150 मिनट्स प्रति हफ्ता मॉडरेशन इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करता है तो उससे जो हार्ट प्रॉब्लम से हार्ट अटैक होने का रिस्क है वो करीब 20% कम हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताइए, आप रीजेंसी के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, हमें ये बताइए कि रीजेंसी किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है हार्ट डिजीज़ पे काम करने के लिए? क्या नया है मार्केट में जो लोगों को पता होना चाहिए? देखिए, हम लोगों के यहाँ एक डेडिकेटेड कॉर्नरी केयर यूनिट है और हमारे यहाँ पूरी टीम है जिसमें कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक एनेस्थेटिस्ट, कार्डिक सर्जन्स, आईसीयू स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हमारे यहाँ डेडिकेटेड फ्लैट पैनल कैथ लैब है जिसमें कि हम सभी प्रकार के कॉर्नरी इंटरवेंशंस, कॉम्प्लेक्स कॉर्नरी इंटरवेंशंस, एंजियोप्लास्टीज, डिवाइस इम्प्लांटेशन, पेसमेकर्स, बच्चों के हार्ट के होल्स को क्लोज करने की टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हाल ही में हम लोगों ने अपने यहाँ एफएफआर और आईवस को भी इंस्टॉल किया है जो कि हमें हेल्प करते हैं। जब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का अगर कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज है तो वो एक्चुअली में हार्ट के फ्लो को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिजियोलॉजी बेस्ड असेसमेंट एफएफआर की टेक्निक से पॉसिबल है। और यदि किसी पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करनी है तो उसमें इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से हम प्रिसाइजली स्टेंट को प्लेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हार्डवेयर है जो कि हेल्प करते हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट को
मरीज को बेहतर तरह से ट्रीटमेंट करने में। इसके साथ ही हमारे यहाँ फुल्ली ऑपरेशनल कार्डिक ओटी है, जिसमें कि डेडिकेटेड कार्डिक सर्जन्स हैं और हर तरह की कार्डिक सर्जरीज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यह बताने के लिए। जाते जाते एक आपसे सवाल पूछूंगी डॉक्टर, कई ऐसे बुज़ुर्ग मरीज़ आते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में केसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं हार्ट फेलियर के। कैसे रोका जा सकता है ऐसे बुज़ुर्गों के, अगर हेल्थ को लेकर के बात करें, कैसे मेंटेन करें एक हेल्दी हार्ट? देखिए, बुज़ुर्गों को एक तो बहुत अधिक ध्यान देना होता है कि वो अपने आप को गिरने से बचाएं, क्योंकि फॉल से कई बार मोस्टली अगर पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पर हैं तो कभी कभी हेड हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सेकेंडली ये है कि वो जो भी उनको क्रोनिक इलनेसेस हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो कृपया वो अपनी दवाइयाँ सुचारू रूप से कंटिन्यू करते रहें। कई बार दवाइयाँ लेने में कन्फ्यूज़न होता है, तो बेटर है कि आप उसके लिए अलग अलग बॉक्सेस बना दें, उसको डिमार्केट कर दें कि ये दवा सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है, क्योंकि मेडिकेशंस एरर भी कभी कभी समस्याओं का कारण बनता है। तीसरा, डाइट, जो आसानी से पचने वाला भोजन है वो लेना चाहिए। यदि उनको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है या हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, तो डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया है उस अनुपात में आपको वाटर का इंटेक करना है, उस अनुपात में आपको सॉल्ट का इंटेक करना है। चौथा, जो वार्निंग साइंस हैं, रेड फ्लैग साइंस हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो भी उनके केयर टेकर्स हैं। जैसे यदि लेटने पर सांस फूल रही है या पैरों में सूजन डेवलप हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि बता रहे हैं कि आपके मरीज के शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाकर उनका चेकअप कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, डियर जिंदगी के दर्शकों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो सेहतमंद रहना चाहते हैं और अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज? मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि दिल एक बहुत नाजुक अंग है, जिसका कि ख्याल रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमें अपने दिल के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उसके होने वाली जो समस्याएं हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय रहते यदि हम अपने दिल के समस्याओं का इलाज करा लें तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू। तो आज हमारे शो में मौजूद थे डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं रीजेंसी हेल्थ केयर से। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। एक बार फिर होगी मुलाकात डियर जिंदगी में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABC न्यूज़।